वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा था। उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको पूर्व में क्या क्या चीज़ें बता दी थी, एक बार बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको गुडविल का मतलब बताया था, गुडविल का अर्थ क्या होता है, गुडविल को प्रभावित करने वाले घटक कौन से होते हैं, और गुडविल के प्रकार, कितने प्रकार की गुडविल होती है, और गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है, यानी गुडविल का वैल्यूएशन कब किया जाता है, एकाकी व्यापार में कब किया जाता है, साझेदारी व्यापार में कब किया जाता है, साझेदारी फर्म में, और कंपनी की दशा में गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन एकाकी व्यापार का भी आ सकता है, साझेदारी फर्म का भी आ सकता है, और कंपनी का भी आ सकता है। इसके बाद मैंने आपको स्टार्ट किया था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि गुडविल की कैलकुलेशन करते समय केवल दो ही चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वास्तविक औसत लाभ, और एक सुपर प्रॉफिट्स अधिलाभ। अगर ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी आती हैं तो पूरा गुडविल का चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसका दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स और तीसरा नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, वास्तविक औसत लाभ, प्रत्याशित लाभ या भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, इसकी गणना अपन किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो लेक्चर आपको बनाया था पहले। उसके पश्चात वास्तविक औसत लाभों की डिटेल के अंदर अपन ने बात की थी, क्या सावधानियां रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे अपन इसमें डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी सुपर प्रॉफिट्स की, कि अधिलाभ कैसे ज्ञात किए जाते हैं, अधिलाभ निकालने की क्या क्या विधि है, क्या मेथड है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर करवाई थी। और सुपर प्रॉफिट्स निकालते समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी तभी सुपर प्रॉफिट्स निकलेगा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, असेट की साइड से भी निकाल सकते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो प्राय करके यही विधि काम में आती है। इसकी मैंने एक आपको वैकल्पिक विधि भी बताई थी, लायबिलिटी साइड से कैसे निकाली जाती है। लास्ट लेक्चर के अंदर यही बताई थी मैंने आपको, लायबिलिटी साइड से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ज्ञात करने की वैकल्पिक विधि क्या है। अब आज के लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ख्याति को ज्ञात करने की देखिए स्टूडेंट्स 3 विधियां हैं, बहुत आसान सी विधियां हैं, कोई टफ चीज़ नहीं है, एक एक करके समझिए। सबसे पहली विधि का नाम है वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड। इस विधि के अंतर्गत आप प्रश्न के अंदर पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न में वर्षों की संख्या दी गई होगी, इसका नाम ही है वर्षों की क्रय विधि, तो इसमें आपको वर्षों की संख्या दी होगी प्रश्न के अंदर, और साथ में ये भी लिखा होगा कि वर्षों की संख्या को किससे गुणा करना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को गुणा कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो भी आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी, और सुपर प्रॉफिट को अगर नंबर ऑफ ईयर से गुणा कर दोगे तब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो प्रश्न को बहुत सावधानी से पढ़कर आपको दो चीज़ें पता करनी है। पहली चीज़ तो ये पता करनी है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, कितने वर्षों की संख्या को गुणा करना है, और दूसरी चीज़ आपको प्रश्न में ये पता करनी है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को गुणा करना है या सुपर प्रॉफिट्स को गुणा करना है। प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि वास्तविक औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल याद कीजिए। तो इसका मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को किससे गुणा करना है, 3 से। या प्रश्न में यूँ लिखा हुआ आ गया अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल याद कीजिए। तो इसका मतलब अधिलाभ का मतलब सुपर प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5, तो सुपर प्रॉफिट को 5 से गुणा कर देंगे। दोनों विधियों से गुडविल का वैल्यू अलग अलग आएगी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से गुणा करोगे तो गुडविल अलग आएगी, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से गुणा करोगे तो गुडविल अलग आएगी। तो इस विधि में अब आपको सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि प्रश्न को पढ़ के पहले तो ये पता करना है नंबर ऑफ ईयर्स कितने लेने हैं। दूसरी चीज़ ये पता करनी है कि नंबर ऑफ ईयर्स को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से गुणा करना है, वास्तविक औसत लाभों से गुणा करना है, या अधिलाभों से, सुपर प्रॉफिट से गुणा करना है। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स निकालने आपको आते हैं और सुपर प्रॉफिट्स निकालने भी आपको आते हैं। तो इस विधि में तो सबसे आसान विधि है
दूसरी विधि का नाम है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस विधि में बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रश्न में लिखा हुआ आएगा कि पूंजीकरण विधि के आधार पर गुडविल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला बहुत आसान है, सुपर प्रॉफिट्स आपको निकालने पड़ेंगे, अधिलाभ ज्ञात करने पड़ेंगे और बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में प्राय करके दी गई होती है। तो बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट्स बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट्स को निकालना आपको आता ही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में प्राय करके दी गई होती है। आगे के मैं आपको भी ये भी बताऊंगा सावधानियों में कि यदि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय द वे नहीं दे रखी हो प्रश्न में तो अपने को क्या करना है, वो मैं आपको आगे सावधानियों के अंतर्गत बताऊंगा। अभी तीसरी विधि का नाम है वार्षिक वृद्धि विधि, एन्युटी मेथड। इस मेथड के अंदर भी बहुत आसान सा फार्मूला है गुडविल को निकालने का। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। तो सुपर प्रॉफिट्स आपको निकालने आते ही हैं, अधिलाभ आपको निकालने आते ही हैं, इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, ₹1 का वर्तमान मूल्य। तो यहाँ पर मैंने आपको नोट लगाकर एक बात लिखी हुई है कि यदि ₹1 का वर्तमान मूल्य, ये नोट आपको समझना है, यदि प्रश्न में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 नहीं दी गई हो, या तो प्रश्न में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 दे ही देगा, और यदि प्रश्न में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 नहीं दे रखी है तो निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो एक सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है, इस सूत्र की सहायता से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 निकाल सकते हैं अपन। क्या है वो सूत्र, 1 माइनस 1/1 प्लस r इसकी पावर n अपॉन r। अब इसमें दो चीज़ें हैं इस फार्मूले में, एक तो है r और एक है n। तो r का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। r का मतलब तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रश्न के अंतर्गत दी गई होगी, और n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, ये भी प्रश्न में दे रखे होंगे। pv का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आपको प्रश्न के अंदर वार्षिक वृद्धि विधि का प्रश्न आ गया तो सवाल में बिल्कुल क्लियर कट लिखा होगा, वार्षिक वृद्धि विधि से गुडविल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गुडविल का जब आप मूल्य निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, सुपर प्रॉफिट को गुणा कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 यहाँ तो प्रश्न के अंतर्गत दे रखी होगी, और यदि प्रश्न में नहीं दी तो आपको प्रश्न में दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक तो r दे रखा होगा, एक n दे रखा होगा। r का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो अपन इस फार्मूले की सहायता से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 का एक फार्मूला है 1 माइनस 1/1 प्लस r की पावर n अपॉन r, इस फार्मूले की सहायता से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब इन तीन विधियों के अंतर्गत देखिए अब दूसरी विधि और तीसरी विधि, इन दोनों विधियों में तो सुपर प्रॉफिट निकालना जरूरी है। इस विधि में फार्मूला क्या है, पूंजीकरण विधि का फार्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। वार्षिक वृद्धि विधि का फार्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, यानी यहाँ भी सुपर प्रॉफिट चाहिए और यहाँ भी सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो दूसरी विधि और तीसरी विधि, इन दोनों विधियों में तो सुपर प्रॉफिट हर हालत में आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन दोनों विधियों में आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। पहली विधि के अंदर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को भी नंबर ऑफ ईयर से गुणा किया जा सकता है और सुपर प्रॉफिट्स को भी नंबर ऑफ ईयर से गुणा किया जा सकता है। ये प्रश्न को पढ़कर आपको देखना पड़ेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को गुणा करना है या सुपर प्रॉफिट को गुणा करना है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। तो गुडविल को ज्ञात करने की डियर स्टूडेंट्स ये केवल 3 ही विधियां हैं और बहुत आसान विधियां हैं। इन विधियों में केवल आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। अब इसके अलावा नेक्स्ट
पॉइंट के अंदर मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ख्याति का मूल्यांकन करते समय सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी है आपको, क्योंकि कई बार कंपनी का प्रश्न आ जाता है, कंपनी के खाते दे रखे होते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी होती है, उस समय गुडविल को निकालते समय कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक सावधानी तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि यदि वार्षिक वृत्ति विधि में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी गई हो तो उसकी जगह नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का प्रयोग किया जा सकता है। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 नहीं दे रखी तो आपको एक तो आर दे रखा होगा, एक एन दे रखा होगा। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, अगर आपको आर भी नहीं दे रखा तो आर के स्थान पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के स्थान पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का प्रयोग किया जा सकता है। ये पहली सावधानी है। वार्षिक वृत्ति विधि में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी गई हो तो उसकी जगह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, एग्ज़ाम में वैसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। यदि प्रश्न में एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड एवं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया गया हो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दी गई हो, तो मैंने आपको कहा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्राय करके प्रश्न में दे देता है, परंतु यदि किसी प्रश्न में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दी गई, कंपनी का प्रश्न है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जगह आपको एक तो दे रखा है एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, एक दे रखा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो निम्न फार्मूले की सहायता से, निम्न सूत्र के द्वारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का एक फार्मूला याद रखना है आपको, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड बटा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंटू 100। इस फार्मूले की सहायता से अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल देंगे। या तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दे ही रखी होगी और यदि नहीं दे रखी तो इस फार्मूले की सहायता से अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात कर सकते हैं। एक कंपनी के खातों के अंतर्गत गुडविल ज्ञात करते समय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की राशि को लाभों में से घटा दिया जाता है, यदि पूर्व में नहीं घटाया गया है तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो एक प्रकार का खर्चा होता है, तो ये खर्चा आपको हमेशा लाभों में से घटा देना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करते समय, यदि पूर्व में नहीं घटाया है तो। एक सावधानी आपको ये ध्यान रखनी है कि कंपनी के खातों से गुडविल की गणना करते समय यदि प्रश्न में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दी गई हो, देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का एक पॉइंट तो ये था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दी गई है तो इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, और एक पॉइंट ये भी है कि यदि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दी गई हो और गत वर्षों के घोषित लाभांशों का औसत लाभांश ज्ञात कर लिया जाता है और उस औसत लाभांश की दर को ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लिया जाता है, अन्यथा अन्य सूचनाएं दी होने पर पॉइंट नंबर 2 के अनुसार गणना की जाती है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये पॉइंट भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से संबंधित है, ये पॉइंट भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से संबंधित है। तो यदि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या तो प्रश्न में दे ही देगा, नहीं देगा तो आपको कई वर्षों के लाभांश दे देगा, तो उन लाभांशों का औसत ज्ञात कर लेंगे और उस एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड को ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेंगे। और मान लो ये भी नहीं दे रखे, डिविडेंड भी नहीं दे रखे, तो आपको फिर एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर देगा, तो इस फार्मूले की सहायता से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जा सकती है। एक सावधानी ये ध्यान रखनी है आपको कि कंपनी के खातों से गुडविल की गणना करते समय जब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात की जाती है तो उस समय डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी अनिवार्य रूप से घटाया जाता है, क्योंकि डिवेंचर भी दीर्घकालीन दायित्व होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी अपन दायित्व मानते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय डिवेंचर्स को भी घटाना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी घटाना है। और एक अंतिम सावधानी ये ध्यान रखनी है कि कंपनी के खातों से गुडविल की गणना करते समय जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात किए जाते हैं तो प्रॉफिट में से टैक्स की राशि घटाने के पश्चात प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की राशि भी घटाई जाती है, क्योंकि पहले टैक्स घटता है, टैक्स घटने के बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की राशि घटती है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की राशि घटने के पश्चात जो शेष उपलब्ध लाभ होते हैं वो लाभ ही इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं, उसी को अपन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कंपनी के सवालों में मान लेते हैं। और
टैक्स घटाने से पूर्व डिवेंचर का इंटरेस्ट भी घटाना है। ये सावधानी अपनी पहले आ गई थी 3 नंबर के पॉइंट में कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की राशि को भी लाभों में से घटा दिया जाता है। यानी सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर घटेगा, उसके बाद टैक्स घटेगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटेगा। ये सावधानी आपको कंपनी के प्रश्न के अंतर्गत विशेष रूप से रखनी है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट के अंदर डाल रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।